Hello and welcome you all in the series of FTR. I am Dheeraj Yadav and I am going to discuss part 4 regarding reasoning subject. If we talk about topics I am going to deal with, so I have already mentioned this topic on your thumbnail, but let's have a look. First of all, clock, calendar, dice, cube, missing number and number series. So as you know that these are very important topic related to your upcoming exam. So keep watching, stay connected with us, and very first question of the session is on your screen, and this question is from your clock chapter. In every 60 minutes the minute hand gains dash minutes on the hour hand. So before going to discuss this particular question, I am going to tell you some important concept related clock chapter. If we talk about clock, अगर हम clock के बारे में बात करें या घड़ी के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको इस प्रकार से 12 नंबर दिखाई देते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड के ऊपर बात करेंगे, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं बहुत डिटेल में ना जाते हुए फटाफट से आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे फटाफट से नोट डाउन करा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। इसको समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ये मिनट हैंड यहाँ से घूम करके वापस से 12 पे आएगा, जब ये मिनट हैंड 12 से घूम करके वापस से 12 पे आएगा, यानी कि ये 60 मिनट का क्या करेगा, टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन। और इस 60 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में ये 360 डिग्री का एंगल क्या करेगा, कवर करेगा। ये कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा। और इस 360 डिग्री के एंगल को कवर करने के दौरान वो क्या करेगा, 12 डिवीजन से होकर के गुजरेगा, 12 डिवीजन से होकर के गुजरेगा इस प्रकार से। यानी कि इस 360 डिग्री के एंगल में हम कह सकते हैं कि कितने डिवीजन है, तो इस 360 डिग्री के एंगल में 12 डिवीजन है। यानी कि ईच डिवीजन की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितने डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। यहां से आपको क्या निकल के आया, ईच डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। और हर एक डिवीजन की अगर हम बात करें तो हर एक डिवीजन में 5 आपके क्या है, सब डिवीजन है। 5 आपके क्या है, सब डिवीजन है। यानी कि आपकी जो 5 सब डिवीजन है वो किसको इंडिकेट करते हैं, वो मिनट को इंडिकेट करते हैं। यानी कि हम बात करें ईच सब डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 डिग्री हो गई। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, हमने कहा जैसा कि जो आपके सब डिवीजन है वो किसको इंडिकेट करते हैं, तो वो आपके इंडिकेट करते हैं मिनट को। यानी कि अगर हम बात करें 1 मिनट में मिनट हैंड द्वारा कवर किया गया एंगल कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका कितने डिग्री, 6 डिग्री। इन द सेम वे अगर हम बात करें यहाँ पे आवर हैंड की, तो आवर हैंड आपका 1 घंटे में, जब 1 घंटे के बाद आपका मिनट हैंड क्या करेगा, 12 पे आएगा, तो आवर हैंड आपका 12 से हट करके कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे थे अभी तक मिनट हैंड की, अब हम बात कर लेते हैं आवर हैंड की। तो अगर हम आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड आपका 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितने डिग्री चलेगा, तो 1 डिवीजन कवर करेगा। और जैसा कि मैंने बताया 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 डिवीजन की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें 1 मिनट में, हर 1 मिनट के साथ आपका आवर हैंड कुछ ना कुछ क्या करेगा, मूव करेगा। तो यानी कि अगर हम बात करें आवर हैंड 1 मिनट में, तो आवर हैंड आपका 1 मिनट में चलेगा कितना, डिवाइडेड बाय आप इसको 60 कर दोगे, तो यानी कि 1 मिनट में चलेगा 1/2 या फिर हाफ डिग्री। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था रिलेटेड मिनट हैंड एंड क्लॉक हैंड। अब यहां से ये समझ में आता है कि आपका अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो देखिए, तो मिनट हैंड आपका 1 मिनट में चलता है कितना, 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री। और अगर हम बात करें आवर हैंड की, तो आवर हैंड आपका 1 मिनट में चलता है कितना, तो चलता है हाफ डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका मिनट हैंड है, जो आपका मिनट हैंड है वो 12 टाइम फास्टर है। वो क्या है, 12 टाइम्स फास्टर है देन योर
आवर हैंड, यानी कि मिनट हैंड जो है वो क्या है 12 गुना तेज है कंपैरिजन टू आवर हैंड। तो यहां पर अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें 0 डिग्री की, तो यानी कि ये दोबारा से कोइंसाइड कब होंगे? अभी ये क्या कर रहे हैं 12 बजे, आप देख पा रहे हैं कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है और दोबारा से ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे 1 से 2 के बीच में। यानी कि अगर हम बात करें तो एक बार इनको कोइंसाइड होने में जो टाइम लगता है वो 1 घंटे ना लग करके कितना टाइम लगता है? तो वो आपको टाइम लगता है 65 होल 5/11। 65 होल 5/11 इतना टाइम लगेगा इनको दोबारा से कोइंसाइड करने में, या 0 डिग्री का एंगल बनाने में, या फिर ओवरलैप कब करेंगे? तो इतने टाइम के बाद ये दोबारा से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितने बार बनाती हैं दोनों सुइयां? तो ये दोनों सुइयां 12 घंटे में बनाती हैं 11 बार। इसको आप चेक भी कर सकते हैं या प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 11 से, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 घंटे में आने वाले मिनट्स के बराबर हो जाएगी, यानी कि 720 मिनट के बराबर हो जाएगी। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 715 प्लस 5 720/11, ये 11 से ये 11 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 720 मिनट, जो कि आपका 12 घंटे का ड्यूरेशन होता है। इन द सेम वे 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी? यानी कि इनको 180 डिग्री का एंगल बनाने में भी क्या लगेगा? सेम टाइम लगेगा। तो अगर हम बात करें 180 डिग्री का एंगल ये बनाएंगी 12 घंटे में 11 बार, और अगर आपसे पूछा जाता है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में बनाएंगी 22 बार। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के लिए। 90 डिग्री के एंगल के लिए, तो 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। जैसे हम बात करते हैं 12 से 1 के बीच में, तो एक तो आपका क्या बनेगा? 12:15 के आसपास बनेगा, और दूसरा आपका बनेगा 12:45 के आसपास। क्लियर? तो ये वैल्यू भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, तो फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। यानी कि जब हम बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल की, तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। क्लियर? लेकिन हम बात करेंगे 12 घंटे की, तो 12 घंटे में ये आपका बनता है 22 बार, और 24 घंटे में बनता है 44 बार। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है कोर्स में। तो अभी के लिए फिलहाल आपको क्या करना है, ये चीजें याद रखनी है। जैसे कि मैंने बता भी दिया, रीजन भी आपको यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। जब कभी भी आपसे क्या पूछेगा, दिए गए टाइम पे एंगल पूछेगा। जब कभी भी दिए गए टाइम पे क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। जैसे मान लेते हैं हमने कहा 12:15 बजे, हमने कहा 12:15 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? तो हमें पता है कि हर 1 मिनट में जो आपकी आवर हैंड है वो क्या करती है? आधा डिग्री चलती है। तो यानी कि यहाँ पे जब आपका मिनट हैंड क्या होगा? आगे होगा। जब कभी भी आपका मिनट हैंड क्या होगा? आवर हैंड से आगे होगा। तो आवर हैंड क्या करेगी? मिनट हैंड को फॉलो करेगी। यानी कि अगर हम देखें तो 15 मिनट में 3 डिवीजन का गैप होगा। एक सुई 12 पे होगी, दूसरी 3 पे होगी। एक डिवीजन की वैल्यू मैंने आपको बताई 30 डिग्री, यानी कि 3 डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। लेकिन मैंने कहा कि आवर हैंड मिनट के पीछे है, तो आवर हैंड मिनट को क्या करेगा? फॉलो करेगा हर 1 मिनट के साथ। तो यानी कि 7.5 डिग्री हमको क्या कर लेना है? उसमें से माइनस कर लेना है। हमें 7.5 डिग्री क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है 90 में से। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 82.5 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है? जितने मिनट होंगे उसका हाफ या तो आपको जोड़ना पड़ेगा या तो आपको घटाना पड़ेगा। बेसिकली जो आपका यहाँ पे टाइम दिया हुआ होगा उसको आप डिवीजन से निकाल सकते हैं। जैसे एक और टाइम मैं ले लेता हूं, मैंने कहा मान लेते हैं 8:20। तो एक सुई 8 पे होगी, दूसरी 4 पे होगी। एक सुई 8 पे होगी, दूसरी 4 पे होगी। 8 पे कौन होगी? तो 8 पे होगी आपकी आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ होगी? तो मिनट हैंड होगी 4 पे। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने डिवीजन का गैप होगा? तो इन दोनों के बीच में होगा 4 डिवीजन का गैप। लेकिन हमें पता है कि मिनट हैंड तो एग्जैक्टली 4 पे होगी, लेकिन आवर हैंड आपका एग्जैक्टली 8 पे नहीं होगी। वो एग्जैक्टली 8 पे कब रही होगी? जब मिनट हैंड आपका रहा होगा 12 पे। अभी मिनट हैंड जैसे ही 1 मिनट चला होगा ये आधा डिग्री, 2 मिनट चला होगा तो ये 1 डिग्री, मिनट हैंड 10 मिनट चला होगा तो ये 5 डिग्री, मिनट हैंड 20 मिनट चला तो ये 10 डिग्री क्या करेगा? आगे मूव ऑन कर जाएगा। यानी कि यहाँ एंगल बनना चाहिए था कितने डिग्री का? 4 डिवीजन की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। लेकिन चूंकि मिनट हैंड आपका 20 मिनट चल गया है तो आवर हैंड क्या करेगा? 10 डिग्री आगे चला जाएगा। यानी कि आपको 10 इस बार क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। क्लियर?
तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से हम गिवन टाइम पे एंगल निकाल लेंगे। और गिवन एंगल के लिए यदि आपको टाइम निकालना हो तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक वैल्यू याद रखनी है 12/11। ये वैल्यू आपको याद रखनी 12/11। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है इन एवरी 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स डैश मिनट्स ऑन द आवर हैंड। तो जैसे कि मैंने कहा था दोनों के बीच में जो स्पीड का रेशियो है, दोनों के बीच में जो स्पीड का रेशियो है वो कितने का है, तो वो है 12:1 का रेशियो है। 12:1 का रेशियो। अगर 12 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि ये चलेगा 5 तो ये चलेगा 60। तो दोनों के बीच में जो यहाँ पे गैप आएगा वो आएगा 55 मिनट्स का। इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो यहाँ पे दिया गया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल, यानी कि 5:30 से 6 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैंने कहा जब कभी भी हम बात करेंगे किसकी एंगल की तो आपको केवल और केवल एक वैल्यू याद रखनी है, दैट इज योर 12/11। तो देखिए ये 12/11 किस तरीके से काम करेगा। अगर हम बात करते हैं क्लॉक की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉक की। अगर हम क्लॉक की बात करें तो दिस इज योर 12, 6, 3, 1, 2, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4। तो जैसे कि बोला है 5:30, सबसे पहले तो बात करते हैं हम 5 बजे की। तो ये है 5 और ये हो गया आपका 5:30। 5:30 के बाद 6 के बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो यानी कि 3 डिवीजन का गैप होना चाहिए। एक सुई 5 पे है तो दूसरी कहाँ पे होनी चाहिए, 8 पे होनी चाहिए। यानी कि जब ये वाली मिनट वाली सुई 8 पे पहुंचेगी तो हमें पता है 5 बज के कितने मिनट हो चुके होंगे, 5:40 मिनट हो चुके होंगे। यानी कि उसी मिनट को आपको केवल क्या करना है, 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 540 मल्टीप्लाइड बाई 12/11। तो यदि इसकी बात करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 480/11। जब इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 43 होल 7/11 मिनट, यानी कि 5:43 पूरा हो जाएगा। और 1 मिनट में यानी कि 7/11 भाग आप लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 5:30 से 6 की बात अगर करें तो। चलिए कुछ और टाइम लेकर के भी यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। जैसे कि हमने कहा कोई भी एक टाइम ले लेते हैं और वहां पे हम 180, जैसे हमने कहा 2 से 3 के बीच में, हमने कहा 2 से 3 के बीच में हम निकालते हैं 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। तो 0 डिग्री के एंगल की बात करें तो दोनों सुइयां जब कहां पे आएंगी, 2 पे आएंगी। दोनों सुइयां जब कहां पे आएंगी, 2 पे आएंगी, यानी कि 0 डिवीजन का गैप। तो 2 पे आएंगी तो मिनट होगा 10, यानी कि 2:10 मिनट। तो यानी कि अपने को 10 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 12/11 से। 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 10 होल 10/11, यानी कि 2:10 मिनट 10/11 पे क्या होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। यानी कि हम बात करें 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो एक सुई तो 2 पे होगी और 180 डिग्री के एंगल के लिए मैंने आपको बताया 6 डिवीजन का गैप। तो 6 डिवीजन के लिए यानी कि एक सुई 2 पे, दूसरी +6 करोगे या -6 करोगे तो कहां जाएगी, 8 पे जाएगी। तो 8 पे मिनट कितने होते हैं, 40। और अगेन 40 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 43 होल 7/11, जो कि आपने अभी देखा था। यानी कि 2:43 मिनट 7/11 पे क्या करेंगे, दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 2 से 3 के बीच में यदि हम बात कर लेते हैं 90 डिग्री के एंगल की, तो देखो 90 डिग्री एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। यानी कि 2 से 3 की बात करोगे तो एक बार 2 में +3 करो और 2 में -3 करो। 2 में +3 करोगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 2:25 मिनट और 25 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 12/11 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 300/11, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 होल 9/11। 21 होल 9/11 आ जाएगी आपकी इसकी वैल्यू, यानी कि आपका 90 डिग्री का एंगल एक तो बनाएगा 2:21 मिनट 9/11 पे, और दूसरा आपका जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मैंने क्या कहा, -3, यानी कि 2:55 मिनट। 2:55 मिनट और 55 को आप मल्टीप्लाई करोगे 12/11 से तो 11 5 जा 55 और यहाँ पे 12 पंचे 60, यानी कि 12 5 जा 60। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3, यानी कि एग्जैक्टली 3 बजे क्या करेगा, वो दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये कुछ आपके रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपका ये हो गया
गिवन टाइम पे क्या निकाल लेना आपको, एंगल अगर आपको दिया है तो आप टाइम निकाल लेंगे, और अगर हमने आपको बताया था कि जब आपको टाइम दिया है एंगल निकालना है तो उसके इसमें केवल और केवल क्या कर देना है, आवर हैंड को आपको देखना है कि आवर हैंड अगर मिनट से आगे है तो उसमें हमें एंगल यानी कि हाफ करके, मिनट का हाफ करके ऐड कर देना है, और अगर आवर हैंड मिनट से पीछे थी तो हाफ करके माइनस कर देना था। चलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो ये आपका किस पर बेस्ड है, ये आपका एरर पर बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है अ वॉच गेन्स 5 सेकंड इन एवरी 3 मिनट एंड वाज सेट राइट एट 8 AM, व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 PM ऑन द सेम डे। यानी कि जब हम इस प्रकार के प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या आना चाहिए, अपने को टाइम इंटरवल निकालना आना चाहिए। पहले आपको टाइम दिया है 8 बजे सुबह का, और फिर आपको टाइम दिया है 10 बजे रात का। इनके बीच का अगर आप टाइम इंटरवल देखेंगे तो 8 4 12 यानी कि 4 घंटे इधर हो गए, 10 घंटे उधर हो गए, तो 4 और 10 हो गए, टोटल हो गए आपके 14 आवर्स। यानी कि इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टोटल कितना है, 14 आवर है। अब जैसा कि ये 3 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रहा है तो इसको इनटू हम क्या करेंगे 20, यानी कि इसको हम क्या बना देते हैं, आवर बना देते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे इनटू 20 कर देंगे। यानी कि 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में ये कितना सेकंड गेन करेगा, तो ये गेन करेगा 100 सेकंड। 1 घंटे में कितना गेन कर लेगा, ये 100 सेकंड क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जब 1 घंटे में 100 सेकंड गेन कर रहा है तो 14 घंटे में क्या करेगा, 1400 सेकंड ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ये 1400 सेकंड गेन कर लेगा। यानी कि अगर हम बात करें 1400 सेकंड की वैल्यू को हम क्या करें, मिनट में कन्वर्ट करें तो ये आपका बनेगा 140/6, यानी कि इसको आप काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 20 सेकंड, यानी कि 23 मिनट 20 सेकंड ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं कि 10:23 मिनट 20 सेकंड आपको यहाँ पे टाइम क्या कर रही होगी, ये घड़ी शो कर रही होगी। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बोला है रमेश सेट्स हिज ग्रैंडफादर्स क्लॉक टू द राइट टाइम एट 2 AM ऑन थर्सडे बट ही डिड नॉट नो दैट द क्लॉक गेन्स 20 सेकंड फॉर एवरी 3 आवर। व्हाट विल द क्लॉक इंडिकेट ऑन फ्राइडे नाइट 6:30 PM। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कर लेना है, हमें टाइम इंटरवल निकाल लेना है। यानी कि 2 बजे सुबह से लेकर के शाम 6:30, यानी कि ये दिन था आपका थर्सडे और ये दिन हो जाएगा आपका फ्राइडे। यानी कि अगर हम बात करें 2 AM से 2 AM तक जाओगे तो 24 घंटे, फिर 12 PM तक आप पहुंचोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 और घंटे हो जाएंगे, 24 10 34, फिर 6.5 घंटे, यानी कि 40.5 घंटे का ड्यूरेशन है। 40.5 घंटे का क्या है, टाइम इंटरवल है। और बोला है कि हर 3 घंटे में 20 सेकंड गेन करती है, तो यानी कि इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें और 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितने सेकंड गेन करेगी, ये वैल्यू आ जाएगी। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जाएगा 13.5, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 270, यानी कि 270 सेकंड गेन करेगी, 270 सेकंड गेन करेगी। और 270 की बात करें, यदि इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, यदि इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4.5, यानी कि 4 मिनट 30 सेकंड, यानी कि आंसर बनेगा आपका 6:34 सेकंड। फिर से देखिए, पहले हमने टाइम इंटरवल निकाला तो टाइम इंटरवल आ गया 40 घंटे 30 मिनट, यानी कि 40.5 घंटे। क्लियर। अब इसको आप 40 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं, 40.5 आवर लिख सकते हैं। फिर आपका 3 घंटे में क्या कर रही है, 20 सेकंड गेन कर रही है। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो कितने बार ये 20 सेकंड गेन करेगी, यानी कि 13.5 बार क्या करेगी, 20 सेकंड गेन करेगी। तो अगर हर 1 घंटे में 20 सेकंड गेन करेगी तो 13.5 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये गेन करेगी कितना, 270 सेकंड्स। 270 सेकंड क्या करेगी, ये गेन कर लेगी। और अगर 270 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू बची कितनी अपने पास, 27/6। और यहाँ पे जब आप जाओगे तो 4 मिनट तो पूरे आ जाएंगे, यानी कि 240 या 24, और बचेगा कितना आपका 0.5, यानी कि 4.5 मिनट। तो 4 मिनट 30 सेकंड आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि 6:34 मिनट 30 सेकंड क्या दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका
दिया हुआ है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी कि आपको टाइम दिया है और एंगल निकालना है, आपको टाइम दिया है एंगल निकालना है। मैंने क्या कहा था, बस ये देख लेना है कि आपकी जो आवर हैंड है वो मिनट से आगे है या मिनट से पीछे है। टाइम दे रहा है 10:25, एक सुई 10 पे होगी, दूसरी 5 पे होगी। 10 पे कौन सी होगी, आवर हैंड होगी, यानी कि आवर हैंड अभी कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। एंगल क्या होगा, जुड़ेगा। 25 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रेवल करेगी, 12.5। और एक डिवीजन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 30 डिग्री, एक डिवीजन की वैल्यू 30 डिग्री, तो 5 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 डिवीजन की वैल्यू हो गई आपकी 150 डिग्री, और प्लस 12.5 जोड़ दोगे तो 62.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको आप ओरली बना सकते थे अगर आपके दिमाग में घड़ी है तो। अदरवाइज आप नंबर से, डिवीजन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कैलेंडर पर बेस्ड है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कैलेंडर पर बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ आपको क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, व्हाट डे ऑफ वीक वाज इट ऑन 5th of November 1989 इफ इट वाज मंडे ऑन 4th April 1988। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम क्या करेंगे, पहली बात तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैलेंडर की, तो कैलेंडर जो है वो आपका 400 ईयर्स के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। 400 ईयर्स के बाद क्या करता है, रिपीट कर देता है। यानी कि अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर ईयर की, जैसे हमने मान लेते हैं बात किया 2021 की, यदि हमने बात किया 2021 की, तो 2021 से जब आप 2022 पे जाओगे, जब आप कहाँ जाओगे, 2022 पे जाओगे। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा 2021 का जो शुरुआत हुआ था वो किससे हुआ था, फ्राइडे से। तो 2022 की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, वो सैटरडे से होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। यानी कि किसी भी ईयर का, यानी कि किसी भी ईयर, उसको आप ऑर्डिनरी ईयर समझिए, ईयर नहीं, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसी कारण से जो अगले साल की शुरुआत होती है वो एक दिन आगे से होती है। इसी प्रकार हम बात करें 2023 की शुरुआत, तो 2023 की शुरुआत किससे हो जाएगी, संडे से हो जाएगी। 2024 की शुरुआत किससे हो जाएगी, मंडे से हो जाएगी। लेकिन 2025 की जो शुरुआत है वो किससे होगी, वो वेडनेसडे से होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 2024 आपका क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन होगा। तो ऑर्डिनरी ईयर में जब फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, तो लीप ईयर में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट डे में कितने का फर्क होगा, एक दिन का फर्क होगा। यानी कि यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और यानी कि 2025 की जो शुरुआत हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, वेडनेसडे से हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए टाइम दिया था 4 अप्रैल 1988 और यहाँ पे दिया है 5 नवंबर 1989। तो सबसे पहले तो 4 अप्रैल 1988 से 4 अप्रैल 1989 जब आप आओगे, यानी कि 4 अप्रैल 1989 आप आओगे, तो आपको केवल कितने दिन ज्यादा मिलेंगे, एक दिन ज्यादा मिलेंगे। हालांकि ये लीप ईयर है, हालांकि आपको लीप ईयर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको लग रहा है 2 दिन ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 2 दिन ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 29 फरवरी आपकी पीछे जा चुकी है। 29 फरवरी क्या हो चुकी है, पीछे जा चुकी है, इसलिए केवल और केवल एक ही दिन का क्या होगा, फर्क आएगा। अगर हम एक दिन के फर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डे मंडे, यानी कि 4 अप्रैल 1989 को यहाँ पे दिन क्या होगा आपका, ट्यूसडे। दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिन क्या होगा आपका, ट्यूसडे। और यदि हम बात करें इसके बाद यानी कि 4 अप्रैल से अगर हम देखें तो अप्रैल में अभी आपके पास जो रिमेनिंग डेज है, अप्रैल में जो आपके पास रिमेनिंग डेज है, तो अप्रैल हमें पता है कितने दिन का मंथ होता है, तो अप्रैल होता है आपका 30 डेज का मंथ। यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग डेज कितने बच जाएंगे, 26। अब अप्रैल के बाद मई आया, मई में होते हैं दिन कितने, 31। इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर आपका अक्टूबर और नवंबर के 5 दिन। यानी कि अब इन सबको आपको ऐड करके 7 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, 7 से आप डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 26 2 28, ये तो आपका 7 से कैंसिल हो गया। फिर बात करते हैं 5 2, ये भी आपका 7 से कैंसिल हो गया, बचे अपने पास 12, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 12 की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि प्लस आपको क्या कर देना है, 5 कर देना है। प्लस क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो मंडे प्लस 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, या तो मंडे प्लस 5 कर दीजिए या तो मंडे -2 कर दीजिए, तो आंसर आपका बन जाएगा सैटरडे। मंडे +5 कर दीजिए या मंडे -2 कर दीजिए। कैलेंडर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जिनको पता है उन्हें आसानी से क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बात कर लेते हैं हम, जिनको नहीं पता है वो भी देखेंगे, जिससे वन बाय वन जैसे ही आप क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। ऑन 5 दिसंबर 1993 निर्मला एंड राजू सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑन संडे। व्हाट विल बी द डे ऑन देयर एनिवर्सरी ऑन 1997? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको सेम कॉन्सेप्ट बताया था, ये हो गया 93, ये हो जाएगा आपका 94, दिस विल बी योर 95, this will be your 96 and this will be your 97. ओके, तो 93 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 डे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 डे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 डे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 डे, बिकॉज दिस इज अ लीप ईयर। ये आपका क्या है, एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 2 5 प्लस 5 डेज कर देना है। तो अभी इन्होंने सेलिब्रेट किया था संडे को, तो ये लोग नेक्स्ट वाला सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि 97 में जो सेलिब्रेट करेंगे वो किस दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो वो करेंगे फ्राइडे को। क्लियर? अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोला है मिसेस सुशीला सेलिब्रेटेड हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन ट्यूसडे 30 सितंबर 1997। व्हेन विल वी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द सेम डे, यानी कि डे कौन सा होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1997 की, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर 1999 और ये हो जाएगा आपका 2000। इसी प्रकार से 2001 2002 हम क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मूव ऑन करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेज भी निकालते चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ट्यूसडे रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, और नेक्स्ट वाले में आ जाएगा संडे। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, संडे, यानी कि यहाँ पे हम बात करें 2001 की, तो क्या आ जाएगा, संडे। फिर हम बात करें 2002 की, तो क्या आ जाएगा, मंडे। और अगर हम बात करें 2003 की, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। यानी कि जो 2003 को सेम डेट दी हुई होगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और डेट आपका था 30 सितंबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर? इसको कैसे निकाला, हमने कहा फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, तो यानी कि यहाँ पे अगर किसी कोई लास्ट डे जो रहा होगा उसके अगले दिन से इसकी शुरुआत होगी, तो यानी कि इस डेट को, यानी कि गिवन डेट को यहाँ पे एक दिन ज्यादा आएगा, फिर गिवन डेट को यहाँ पे एक दिन ज्यादा आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन डेट को एक दिन ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिन ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 29 फरवरी भी पड़ रही है। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, फिर इस प्रकार से आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 2003 का 30 सितंबर। आप चेक भी कर सकते हो कैलेंडर पे। फिर नेक्स्ट वन बोला है द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, यानी कि किसी भी शताब्दी के जो अंतिम दिन है वो कौन कौन से नहीं हो सकते। तो इसको आप याद रखिए, 5 के मल्टीपल में चलता है, 5 5 5 और लास्ट वाला होता है आपका 6। लास्ट वाला होता है आपका 6, क्योंकि यहाँ पे आपका पड़ता है 400 ईयर, और हम सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये सारी चीजें विद रीजन मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी आपको इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए आप फटाफट से केवल इतना जानेंगे, 5 के मल्टीपल में चलेगा, यानी कि ये हो जाएगा फ्राइडे, फिर 5 5 10 मतलब 3, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर आप जोड़ोगे 15 यानी कि 14 के बाद प्लस 1 यानी कि मंडे, और फिर आप प्लस जोड़ते हो 6, तो कितना हो जाता है आपका, संडे। क्लियर? यानी कि 0 मतलब संडे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला, तो देखिए फिर जब नेक्स्ट आएगा आपका, यानी कि 500 आएगा, तो जब 21 में आप फिर से 5 5 5 फिर 6 5 5 5, मैंने कहा ना 400 साल के बाद क्या करता है, कैलेंडर रिपीट होता है। तो ये सारे दिन आपके किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज हो सकते हैं। अब कौन सा नहीं हो सकता, तो जो इनमें से नहीं होगा वही आपका सही आंसर होगा, विच इज योर ट्यूसडे। ट्यूसडे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। क्लियर? बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। ऑन व्हाट डेट्स इन अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, यानी कि अप्रैल 2001 में वेडनेसडे किन किन तारीख को पड़ा था। तो जैसे कि मैंने कहा हर 400 साल के बाद कैलेंडर क्या करता है, रिपीट करता है। यानी कि अगर हम बात करें 2000 की, 2000 का जो लास्ट डे रहा होगा वो क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। 2000 जिससे शताब्दी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया, तो 2000 का जो लास्ट डे रहा होगा वो क्या रहा होगा, संडे रहा होगा। यानी कि 2001 की शुरुआत किससे हुई होगी, मंडे से हुई होगी। तो 2001 की जो जनवरी थी वो क्या था, मंडे था। यानी कि अगर जनवरी की बात करें तो रिमाइंडर आएगा 3, फेब की बात करें तो रिमाइंडर आएगा 0, मार्च की बात करें तो रिमाइंडर आएगा 3। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 6। अब अगर हम बात करें किसकी, अब अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल की शुरुआत होगी 7, यानी कि हम बात करते हैं वीक की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी।
वीक की जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मंडे से शुरुआत हुआ, यानी कि यहाँ पे लास्ट डे पड़ा सैटरडे, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका संडे। 1 अप्रैल की शुरुआत हो जाएगी संडे से, तो 2 अप्रैल को हो जाएगा मंडे, 3 अप्रैल को हो जाएगा ट्यूसडे, और 4 अप्रैल को हो जाएगा वेंसडे। जब 4 को वेंसडे होगा तो फिर 7वां भी क्या होगा, वेंसडे होगा, फिर नेक्स्ट 7वां भी क्या होगा, वेंसडे होगा, और नेक्स्ट 7वां भी क्या होगा, वेंसडे होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए फिर से मैंने कहा 400 साल के बाद साइकिल क्या होती है, रिपीट होती है। तो 400वें साल का अंतिम दिन आपका क्या पड़ा था, संडे। तो 800वें साल का भी अंतिम दिन क्या पड़ेगा, संडे। 1200वें साल का भी अंतिम दिन संडे, 1600वें साल का भी अंतिम दिन संडे, और 2000वें साल का भी अंतिम दिन संडे। यानी कि 2001 की शुरुआत किससे हो जाएगी, 2001 की शुरुआत हो जाएगी किससे, मंडे से। तो 2001 की 1 जनवरी को अगर मंडे था तो जनवरी में अपने पास होते हैं रिमाइंडर 3। क्यों, क्योंकि 31 डेज होते हैं, 7 से आप डिवाइड करोगे तो वहां पे आपके बचेंगे 3। उसके बाद फेब में होते हैं 28 दिन, क्योंकि क्या है आपका ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। फिर मार्च में होते हैं आपके 31 दिन, तो फिर से रिमाइंडर मिल गया आपको 3। यानी कि 3 और 3 6, यहाँ पे लास्ट डे जो था वो सैटरडे हो गया। अब बात करते हैं हम 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल की आप बात करोगे तो 1 अप्रैल को आपका जो दिन होगा वो हो जाएगा संडे। तो 2 अप्रैल को हुआ मंडे, 3 अप्रैल को हुआ ट्यूसडे, और 4 अप्रैल को हुआ वेंसडे। यानी कि 4 अप्रैल को अगर वेंसडे हुआ तो अगला वेंसडे पड़ेगा आपका 11 अप्रैल को, फिर 18 अप्रैल को, और फिर 25 अप्रैल को। बढ़ते हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका डाइस से है, तो डाइस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। देखिए जब कभी भी आपको कोई डाइस दिया होगा तो एक ही पासे की 2 अलग अलग पोजीशन दी गई होंगी, एक ही पासे की 2 अलग अलग पोजीशन आपको दी गई होंगी, और आपको आंसर कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दोनों ही पोजीशन में कोई कॉमन एलिमेंट है, दोनों ही पोजीशन में कोई कॉमन एलिमेंट है, जैसे अगर हम बात करें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट की, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वॉयलेट। क्लियर, तो आप यहां पे लिख लेंगे वॉयलेट, और यहां पे आप लिख लेंगे वॉयलेट। अब आप कॉमन पोजीशन से क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कॉमन पोजीशन से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन करें तो यहाँ पे हमको पोजीशन 1 में मिलेगा, इसके बाद में ग्रीन, और फिर अपने को मिलेगा ब्लू। अगर हम बात करें पोजीशन 2 में, अगर हम वॉयलेट से क्लॉकवाइज मूव ऑन करें तो अपने को मिलेगा पिंक, अपने को मिलेगा पिंक, और नेक्स्ट मिलेगा ऑरेंज। इट मींस ये जो आपके सरफेसेस है ये क्या होंगे, अपोजिट सरफेस होंगे, ये विपरीत सतह होंगी। तो आपसे पूछा क्या है, किसके अपोजिट में पूछा है, व्हाट विल कम अपोजिट टू द कंटेनिंग रेड, यानी कि रेड के अपोजिट में क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, रेड के अपोजिट में क्या ग्रीन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ग्रीन के अपोजिट में तो क्या है, पिंक है। फिर यहाँ पे क्या आपका ब्लू हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लू के अपोजिट में क्या है, ऑरेंज दिया हुआ है। क्या ऑरेंज हो सकता है, नहीं, क्योंकि ऑरेंज के अपोजिट में क्या है, ब्लू दिया हुआ है। यानी कि 2 अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी एडजेसेंट टू ईच अदर, या फिर 2 एडजेसेंट सर्फेसेस कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि अगर हम कहें कि ग्रीन और ब्लू एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ग्रीन और वॉयलेट कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। इन द सेम वे पिंक और ऑरेंज एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, वॉयलेट और पिंक अपोजिट नहीं होंगे। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके रिमेनिंग 3 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और वॉयलेट का अपोजिट एक जो आपको यहाँ पे हिडन कलर है जो आपको नहीं मेंशन है, वो क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि देखिए ग्रीन का अपोजिट आपका, अगर बात करें रेड की बात करें तो ग्रीन का अपोजिट ऑलरेडी पिंक आपको यहाँ से मिल चुका है कि ग्रीन का अपोजिट क्या हो गया, पिंक। ब्लू का अपोजिट ऑरेंज, और ऑरेंज का अपोजिट क्या मिल गया आपको, ब्लू मिल गया। इट मींस जो रिमेनिंग बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके भी निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोला गया क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस, इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, फाइंड द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स। यानी कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब बताने हैं। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे, ज्यादा यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर हम बात करें क्यूब की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एजेस की, तो एजेस हो जाते हैं आपके 12। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो वो पार्ट भी, जैसे अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये होता है। यानी कि इन लाइनों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये हिडन आपके पार्ट है, हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी। तो
बेसिकली यहाँ पे जो आपके एजेस होते हैं वो कितने होते हैं 12, जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं 8 और जो सरफेस होते हैं वो होते हैं 6, जस्ट लाइक योर डाइस। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूब की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे कि क्यूब को बोला है 64 स्मॉलर की उसमें डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले आपको नंबर्स का क्यूब याद होना चाहिए। यानी कि पहले ये किस साइज का रहा होगा, तो पहले ये 4 का रहा होगा, तो इसको अगर 1 में कर दिया गया है, यानी कि अभी कितने मिल जाएंगे आपको, टोटल 64 मिल जाएंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 3 से समझने का प्रयास करते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, एक बड़े घन को हमने क्या किया, 27 छोटे घन में क्या किया, विभाजित किया। जब हमने क्या किया, एक बड़े घन को 27 छोटे घनों में विभाजित किया, कुछ इस प्रकार से, यहां पे अभी आपको 27 छोटे घन दिखाई दे रहे हैं। अब हमने कहा इनके हमने सभी सतहों को क्या कर दिया, लाल रंग से या किसी एक रंग से हमने क्या कर दिया, रंग दिया। तो जब इसमें हम बात करेंगे, किसकी, जब इसमें हम बात करेंगे कलरलेस क्यूब की, जब इसमें हम बात करेंगे 3 सरफेस कलर की, और जब इसमें हम बात करेंगे 1 सरफेस कलर की, और इसमें हम बात करेंगे 2 सरफेस कलर की। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कॉर्नर्स कितने हैं, 8, सरफेस कितने हैं, 6, उसके बाद में आपके एजेस या लाइनें कह लीजिए, एजेस कितने हैं, 12। क्लियर। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्यूब की, तो जो 3 सरफेस कलर होंगे वो आपको मिलेंगे कॉर्नर पे, जो 3 सरफेस कलर होंगे वो आपको मिलेंगे कॉर्नर पे, और कॉर्नर चूंकि 8 है इसलिए जो 3 सरफेस कलर होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, 8 होगा। जब कभी भी आपसे 3 सरफेस कलर पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, 8 होगा। यानी कि 8 कोने हैं तो 8 ऐसे क्यूब होंगे जो जिनका 3 सरफेस कलर होगा। जब कभी भी हम बात करेंगे 2 सरफेस कलर की, तो देखिए ये वाले आपके हो जाएंगे 2 सरफेस कलर, यानी कि एक लाइन पे आपको ये देखना है कि एक एज पे या एक लाइन पे आपको ऐसे कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 है तो -2, जितने बाय जितने का क्यूब होगा उसमें से आपको -2 कर देना है, उतने ही आपको मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 4 की भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमने कहा जितने बाई जितने का होगा उसमें से 2 माइनस करेंगे तो उतने ही क्यूब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसके भी 3 सरफेस कलर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉर्नर क्यूब है। तो एक लाइन पे आपको मिल रहा है कितना, यहाँ पे एक लाइन पे मिल रहा है 1, इसी प्रकार यहाँ एक लाइन पे 1 मिलेगा, हर एक लाइन पे आपको एक क्यूब इस प्रकार का मिलेगा। तो लाइनें हो गई 12, तो आपको कॉर्नर क्यूब क्या मिल जाएगा, n-2। n वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो n-2, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 सतह रंगीन वाले क्यूब। अब हम बात करते हैं एक सतह रंगीन वाले क्यूब की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल रहा है एक सरफेस पे एक क्यूब, यहाँ पे मिल रहा है आपको एक सरफेस पे एक क्यूब। क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, n, यानी कि n की वैल्यू 3 थी तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर, यानी कि जो नंबर आएगा, यानी कि n-2, और जो नंबर ये आएगा उसका स्क्वायर करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई किससे कर देना, उसके बाद आपको 6 से कर देना है। सरफेस कितने हैं अपने पास, 6 है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 6 से कर देना है, यानी कि 6 इंटू n-2 का स्क्वायर कर देना है आपको। नंबर ऑफ क्यूब जिनका केवल और केवल एक सरफेस क्या होगा, कलर होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 सरफेस कलर हो गया, 3 सरफेस कलर हो गया, 1 सरफेस कलर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम कलरलेस क्यूब्स की, तो देखिए कलरलेस अगर क्यूब्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे है आपके पास 27 में आपने जब एक सरफेस कलर वाले निकाले तो मिल गए आपको कितने, 6, 3 सरफेस कलर वाले मिल गए आपको 8, 2 सरफेस कलर वाले मिल गए आपको 12, तो 12 8 20 6 26, 12 8 20 6 26, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कलरलेस क्यूब की तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस क्यूब हो जाएगा। यानी कि n-2 का क्या कर लेना है, आपको क्यूब कर लेना है, n-2 का क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है। सारे फॉर्मूले भी मैंने बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए, और इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग कोर्स के या पूरा चैप्टर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार इसमें भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
बट समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। एक और जो आपका प्रश्न आता है वो नंबर ऑफ कट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ कट्स, देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। नंबर ऑफ कट्स की बात करें तो जो भी आपका n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू जैसे आपको इसको अगर कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, तो आप कट कितने लगाएंगे, 3 कट लगाएंगे। जैसे कि देखिए अगर आपने चाकू चलाया तो ये 1 बार चलाया, ये 2 बार चलाया, ये 3 बार चलाया, ठीक है। उसके बाद आपने चाकू चलाया तो ये 1 बार चाकू चलाया, ये 2 बार चाकू चलाया और ये 3 बार चाकू चलाया। तो टोटल अभी आपने कितने बार चाकू चलाए, 6 बार चाकू चलाए। और उसके बाद जब इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपने 1 बार चाकू चलाया, 2 बार चाकू चलाया और 3 बार चाकू चलाया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे कितने बार चाकू चलाया, तो आपने यहाँ पे 9 बार चाकू चलाया। यानी कि जो आपकी n की वैल्यू थी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यानी कि जो आपकी n की वैल्यू थी उसमें आप 1 माइनस करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे। उसमें आप 1 माइनस करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इन लाइनों को। चलिए, तो जो आपका नंबर ऑफ कट्स की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कट्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, n माइनस क्या कर लोगे, 1 कर लोगे। नंबर ऑफ कट्स की बात करें तो n माइनस 1 और इंटू क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। जैसे हमें 4 के भाग में बांटना है तो हम 3 कट लगाएंगे, और ऐसे 3 कट कितनी बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। यानी कि ये मैंने आपको बताया अभी रेड कलर के मार्कर से हाईलाइट करके बताया कि कैसे हम लोग इसको 3 बार क्या करेंगे, कट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की तो आपसे पूछा है यहाँ पे कलरलेस क्यूब। तो कलरलेस क्यूब मैंने आपको क्या बताया, n-2 का होल क्यूब, यानी कि n की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 घटाओगे 2 और 2 का क्यूब करोगे तो 8, यानी कि 8 यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कलरलेस क्यूब मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एक चाकू लें और चाकू से हम क्या करें, इस क्यूब को काटें, इस क्यूब की अगर ये वाली परत हम क्या करें, निकाल दें, इस क्यूब की अगर ये वाली हम परत निकाल दें तो इसके पीछे हमें कितनी ऐसी और परत मिलेगी, तो इसके पीछे हमें एक तो इस वाले में मिलेगी परत, एक इस वाले में मिलेगी परत और एक इस वाले में मिलेगी। तो लास्ट वाला अपने को नहीं लेना है, लेकिन हमें इस वाला और इस वाले हिस्से को क्या करना है, कंसीडर करना है। यानी कि इस वाले हिस्से में मिलेगी अपने को 4, इस वाले में हिस्से में मिलेगी अपने को 4, हालांकि 4 यहाँ भी मिलेगा लेकिन उसका पीछे का सरफेस क्या होगा, कलर होगा। तो कलरलेस क्यूब की बात करें तो जैसे कि आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैंने क्या कहा, n-2 का होल क्यूब, यानी कि वैल्यू आपकी हो गई सीधे सीधे कितनी, 8। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके 3 तरीके मैंने आपको बताया। अगर स्ट्रक्चर है, पहली चीज तो स्ट्रक्चर वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, टोटल जो आपने अलग अलग तरीके के क्यूब निकाले, यानी कि 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर, 3 सरफेस कलर, उसको टोटल में से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉर्नर क्यूब्स हो जाएंगे आपके 8, जिनके 3 सरफेस कलर होंगे। फिर हम बात करें अगर आपके यहाँ पे 1 सरफेस कलर की, तो 1 सरफेस वाले यहाँ पे 4 एक सतह पे, तो 4 × 6 यानी कि ये हो जाएंगे आपके 24। 2 सरफेस कलर की बात करें तो एक लाइन पे आपको मिल रहे हैं 2, तो यानी कि 12 लाइन पे मिलेंगे आपको 24, यानी कि 24 दूना 48 और 6, 48 और 8 56, 48 और 8 56। तो 64 में से 56 आप क्या करोगे, जब 64 में से आप 56 को माइनस करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को ओरली क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। चलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो यहाँ पे दिया गया क्यूब ऑफ 8 centimeter sides is colored opposite surface with red, green and yellow. After that cube is cut into 2 centimeter small cubes. The number of small cubes which have 3 surface color. तो 3 surface के लिए भी आपको मैंने रिसेंटली बताया था कि 3 surface जो कलर की बात करेगा तो हमेशा आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। क्लियर। Now move on to the next question. यहाँ पे बोला है a bigger cube is of 9 × 9 × 9 centimeter size colored all surface with green. After that it is cut into 3 centimeter small cubes. How many total number of cubes are there? तो मैंने बताया था जब 9 है तो उसको 3 के भागों में बांटोगे तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,
और जो नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं, n का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब करोगे तो 27 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मिसिंग नंबर से है। देखो मिसिंग नंबर कहीं ना कहीं एक ऐसा आपका कह सकते हैं चैप्टर या टॉपिक है कि जिसमें आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे, उतना ज्यादा आपकी क्या होगी, कमांड होगी उस पर्टिकुलर चैप्टर पे। यहाँ पे कोई फिक्स अप्रोच नहीं होता है, यहाँ पे आपके वेरियस टाइप के लॉजिक्स लगते हैं, वेरियस टाइप के लॉजिक्स एप्लीकेबल होते हैं, कई बार मल्टीपल लॉजिक्स भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। तो जब कभी भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मिले तो एग्जाम में जाने से पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, लॉजिक पे आप ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ पे किस किस तरीके से लॉजिक्स बनते हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम की हम बात करते हैं तो एग्जाम में कभी भी कसम खा के नहीं बैठिएगा कि या तो आज क्वेश्चन रहेगा या तो आज हम रहेंगे। तो क्वेश्चन तो रह जाएगा लेकिन आप रेस से हो जाओगे बाहर, ठीक है ना। तो ये कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बन गया तो ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, देखिए इस प्रकार के जब आपको आकृति में मिसिंग नंबर पूछेगा तो वहां पे कौन कौन से लॉजिक या क्या क्या अप्रोच आपके लग सकते हैं। जैसे कि इस फर्स्ट हाफ का जो सम होगा वो इस वाले हाफ के बराबर होगा, या फिर इस वाला हाफ का जो सम होगा वो क्या होगा, नीचे वाले हाफ के बराबर होगा, या इस वाले हाफ का सम जो होगा इस वाले हाफ के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक कई बार देखने को मिलते हैं। यानी कि हम बात करें यहाँ पे और लॉजिक्स की तो कई बार आमने सामने के नंबर्स के बीच कुछ रिलेशन होता है, कई बार जस्ट बगल वाले नंबर्स के बीच कुछ रिलेशन होता है। तो आपको हर एक तरह से क्या होता है, क्वेश्चन देखना आना चाहिए और क्वेश्चन को रिलेट करना आना चाहिए, यानी कि नंबर्स को रिलेट करना आना चाहिए। हम बात करें यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, यदि आप यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट हाफ का आप ऐड करते हैं सेकंड हाफ से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 और 20 32 हो जा रहा है, 32 और 8 40 हो जा रहा है, 40 और 6 46 हो जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम इसमें जोड़ दें तो वैल्यू हमको क्या मिल जाए, 46 मिल जाए। यदि आप 24 भी जोड़ते हैं तो 24 5 29 3 32 और 2 34 ही हो रहा है, यानी कि ये तो नहीं बनेगा। यानी कि इस हाफ से अगर आप नीचे वाले हाफ को रिलेट करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये नंबर क्या है, छोटे हैं, और ये नंबर ऑलरेडी क्या है, बड़े हैं, जबकि ऑप्शन भी हमें यहीं पे फिल करना है। क्लियर। तो यहाँ पे नंबर का यानी कि हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का लॉजिक नहीं लगता हुआ दिख रहा है। अब हम नंबर से नंबर को यदि रिलेट करें तो यहाँ पे देखो 3 से बन गया 5, या तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे 3 + 2 करोगे तो 5 हो गया, 6 20 करते तो यहाँ पे हो जाता 26, यहाँ पे कुछ हो जाता। तो ऐसे भी लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम बात करेंगे आमने सामने वाले नंबर्स की। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 2 के सामने में, तो 2 के सामने में यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, यानी कि इंटू 4। यहाँ पे 3 के सामने में आपको 12 दिखाई दे रहा है, यानी कि इंटू 4। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 के सामने में आपको 20 दिखाई दे रहा है, यानी कि इंटू 4। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मार्क है तो 6 के सामने में क्या होगा, या तो यहाँ से इंटू 4 करके 6 आया होता है, या तो 6 का इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका अल्फाबेट पर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो 4 + 2 6 + 2 8, यानी कि 13 + 3 + 3। यहाँ पे हो रहा है 13 + 3 16 + 3 19। तो 22 + 4 26 + 4 करोगे तो डी, ऐसे आंसर बन रहा है। अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे हो रहा है 9 + 9 हो रहा है, यानी कि 4 था +9 हो रहा है 13, और 13 + 9 करोगे तो 22। यहाँ पे क्या है 6 है, +10 करोगे तो 16, +10 करोगे तो 26। यहाँ पे 8 है तो +11 करोगे तो 19, +11 करोगे तो 19 और 11 19 और 11 30, यानी कि 30 क्या बनेगा आपका ABCD। 26 के बाद दोबारा से शुरू होगा अल्फाबेट, तो ABCD आप दोनों तरफ से इसको सॉल्व कर सकते थे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब नंबर में आपको सडन इंक्रीज देखने को मिलता है तो वहां पे जो बेसिकली लॉजिक होता है वो कई बार मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर का लॉजिक होता है। लेकिन जब आपको सडन इंक्रीज नहीं देखने को मिलता तो सबसे पहले आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो डिफरेंस पे होना चाहिए। आप डिफरेंस लेकर के देखेंगे, और डिफरेंस से नहीं बनता तो आप डबल डिफरेंस लेकर के देखेंगे। जैसे यहाँ पे किसी भी नंबर में आपको बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है, 3 से 20 है तो उसी के आसपास यहाँ पे 63, फिर 144, फिर 275। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है, या फिर आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें डिफरेंस की, जो सबसे आपका इजी अप्रोच होता है, आपको क्या कर लेना है, नंबर्स का डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस आपका 17, यहाँ पे हम बात करेंगे तो डिफरेंस आ गया आपका 43, यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपका डिफरेंस आ गया 81, यहाँ पे हम बात करेंगे तो डिफरेंस आ गया आपका 131। जब आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का दोबारा से यहाँ पे डिफरेंस लेकर के देखेंगे तो 17 से यहाँ पे 43, यानी कि 13 में से 7 गए 6 और 3 में से 1 गया 2, 26 का डिफरेंस है।
यहाँ पे देखेंगे 11 में से 3 गया 8 और 7 में से 4 गया 3, 38 का डिफरेंस है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 में से 1 गया यानी कि यहाँ पे हो गया 0 और 13 में से 8 यानी कि 5 यानी कि 50 का डिफरेंस है। इन नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 का डिफरेंस और यहाँ भी अगेन आपको 12 का डिफरेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम बात करें अगला जो नंबर होगा वहां पे भी आपको 12 का डिफरेंस यानी कि 62 का देखने को मिलेगा। और अगर आप 62 को क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 और 6 + 3 करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा आपका 1। यानी कि अब आप 193 को क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 5 3 8 यूनिट डिजिट 8 वाले अच्छा 2 नंबर है तो आपको ऐड कर लेना चाहिए यहाँ पे 9 7 16 यानी कि 6 और 8 के साथ में आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप जाएंगे। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। चलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो फिर से आपको एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम यहाँ पे जो लॉजिक लगाएंगे वो इन नंबर्स को इस प्रकार से जोड़ के लगाएंगे घटा के, या फिर इन नंबर्स को इस प्रकार जोड़ या घटा के लगाएंगे। तो यदि हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 + 3 8 हो रहा है यानी कि इन दोनों का सम आपको मिल रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार से 10 और 7 करेंगे तो 17 यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये लॉजिक आपका एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे लॉजिक पे मूव ऑन करेंगे। 8 + 3 हो रहा है 11, यानी कि यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं +3 और 11 + 6 जोड़ रहे हैं तो हो रहा है कितना 17, यानी कि 3 का डबल 6। उसी प्रकार यहाँ पे 3 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 7 हो रहा है, और 4 का डबल यानी कि 7 में हम 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। इन द सेम में 5 में हम 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, और 5 का डबल यानी कि हम यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो 20 ऑप्शन में आपको दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। बात करते हैं अगले नंबर सीरीज की। तो फिर से मैंने कहा डिफरेंस इसको पहले हम अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस से देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। डिफरेंस की बात करें तो 16 और 23 के बीच में डिफरेंस है कितने का 7 का। यहाँ पे डिफरेंस होगा x का, फिर यहाँ पे डिफरेंस होगा y का, फिर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 10 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 11 का। तो यहाँ पे आपने देखा 10 11 यानी कि यहाँ 7 था, यहाँ 10 11 आ गया, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे मे भी आपको 9 या फिर 8 देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस बन गया 7 8 9 10 11, यानी कि 23 8 यहाँ पे आप सीधे सीधे आंसर मार्क कर सकते हैं। 31 तो देखा आपने कि किस प्रकार से अगर आप डिफरेंस लेकर के बनाते हैं तो क्वेश्चन काफी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि बेसिकली जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो डिफरेंस पर बेस्ड मिलेगा, नहीं तो आपको कई बार स्क्वायर क्यूब वो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि कब यहाँ पे स्क्वायर क्यूब, यानी कि अगर आपको नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब प्रॉपर तरीके से याद है तो आप आसानी से बना पाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फिर डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखते हैं कि ये डिफरेंस से बनता है या फिर नहीं बनता है। कई बार आपको मल्टीपल सीरीज एक साथ भी देखने को मिलती है, तो मल्टीपल सीरीज एक साथ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको 2 सीरीज या 3 सीरीज भी आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर 10 और 7 की बात करेंगे, 10 और 7 की बात करेंगे तो -3 हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए, यानी कि -3 -1 +2, -3 हुआ -1 हुआ, अगला क्या होना चाहिए +2 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 6 और फिर +2 के बाद यहाँ पे फिर अगेन -3 यानी कि 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बन रहा है 6 और 3। इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसको अगर हम क्या करें इसको मल्टीपल, यानी कि यहाँ पे हम इसको अगर 3 सीरीज में डिवाइड करें, यानी कि इस वाले का रिलेशन इससे होगा, 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 इस वाले का रिलेशन होगा आपका 4 से और फिर नेक्स्ट टर्म से। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे देखिए 10 से 8 बना, 8 से क्या बनेगा 6 बनेगा, 7 से 5 बना, 5 से क्या बनेगा 3 बनेगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते थे। तो अगर हम बात करें आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन का, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे x के बाद मिल रहा है t, फिर यहाँ पे x y या क्वेश्चन मार्क जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 20, यहाँ पे हो गया आपका जो भी वैल्यू है, और यहाँ पे हो गया आपका 12, यहाँ हो गया आपका 8, फिर हो गया आपका 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल रहा है 4 का,
यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है आपको 4 का, यहाँ पे भी डिफरेंस मिल रहा है 4 का, तो यहाँ पे भी डिफरेंस डेफिनेटली कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। और जैसे कि 20 और 12 के बीच में आप 8 का डिफरेंस देख पा रहे हैं, बीच में एक टर्म है, इट मीन्स इसको अगर हम 16 बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 20 -4 करोगे 16 और -4 करोगे 12, तो 16 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी पी की। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ, करते रहिए इसी तरीके से प्रैक्टिस, ताकि आप एग्जाम में जाकर के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएं और कहीं ना कहीं एक अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।